आप लोगों से, जो दरबार के बाबा के माँ के भक्त हैं, शिष्य हैं दरबार के, सभी लोगों से विशेष रूप से कुछ जानकारियां हैं जो साझा करना चाह रहे हैं। दरबार में जो भी वैदिक अनुष्ठान होते हैं, वैदिक प्रक्रिया के द्वारा आपको ऊर्जा से ओतप्रोत किया जाता है। ऊर्जा ही आपका जीने का आधार है। ऊर्जा से ही हम चलते हैं। ऊर्जा से संसार की हर वस्तु चलती है। ऊर्जा विहीन वस्तु प्राणहीन होकर के लाश बन के पड़ी रहती है और नष्ट हो जाती है। इसलिए ऊर्जा ही सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी वस्तु हो, अगर ऊर्जा नहीं है तो वह लाश है, वह मुर्दे के समान है। तो फिर उसे कोई भी औषधि, कोई भी सांत्वना उसे स्वस्थ नहीं कर सकती, ऊर्जा से नहीं भर सकती। उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ अनुसंधान किए। उन अनुसंधान के आधार पर कुछ विशिष्ट जड़ी बूटियों के सम्मिश्रण से और हवन आदि कराकर, क्योंकि जो जड़ी बूटियों में जो ऊर्जा रहती है उनके समावेश से स्थूल में वह फिर से जो प्राणहीन वस्तु है वो स्पंदित होने लगती है और प्राण ऊर्जा से भरने लगती है और फिर जीवंत दिखाई देने लगती है। लोगों के लिए यह आश्चर्य का विषय हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से एक महाविज्ञान है जो विज्ञान से भी आगे काम करता है। आज के आधुनिक विज्ञान ने इसको नकार दिया। हमारे देश पर तमाम आतताइयों का शासन रहा, जिन्होंने अपने व्यवसाय के हित को देखते हुए और हमारे ऋषि मुनियों के विज्ञान को सिरे से नकार दिया, दबाया और कानून बनाया कि अगर इस तरह से कोई काम करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। जैसे चीनी मिल जब अंग्रेजों द्वारा खोली गई तो एक एक्ट लाया गया कि कोई भी किसान अगर गुड़ बनाएगा अपने गन्ने के रस से, जो कि हर घर में बनता था गुड़, तो कोई भी अगर किसान अपने घर में गुड़ बनाएगा या कोई गुड़ बना करके बेचेगा तो उसे अपराधी माना जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज देते थे, क्योंकि उन्हें अपनी चीनी मिलें चलानी थी। ठीक इसी प्रकार से आयुर्वेद को दबाने के लिए, क्योंकि आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति हमारे देश में थी, जो तमाम महापुरुषों के साथ में तमाम दूसरे देशों में भी जाकर के अनेक नामों से प्रचलित हुई। आयुर्वेद वेदों का उपवेद है और इसको प्रतिष्ठा है उपवेद की। इसको प्रतिष्ठा है मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में 100% लाभ देने की ये प्रतिष्ठा है आयुर्वेद की। कालांतर में आयुर्वेद में जो स्थूल तत्व था उसकी औषधि है, लेकिन आयुर्वेद में जो उसका जो मूल तत्व है, महाऔषधि है, वह सूक्ष्म है औषधियों का। वो उसके प्राण है, वो उसकी ऊर्जा है उसमें जो औषधि में है। जैसे एक वृक्ष होता है, अगर वैज्ञानिक कहे कि इसमें कोई ऊर्जा नहीं है तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उसने अभी ऊर्जा को ठीक से जाना नहीं, समझा नहीं। तो बोलता है ये पेड़ खड़ा हुआ है, ये सूखा पेड़ पड़ा हुआ है, इसमें कोई ऊर्जा नहीं है। लेकिन ये गांव का भी आदमी उस लकड़ी के ठूंठे में आग लगा के दिखा सकता है जो घंटों कई दिन तक जलता रह सकता है कि देखो इसमें कितनी ऊर्जा थी, अब तुम नाप लो। लेकिन अगर वो यंत्र से नापने जाएंगे तो लकड़ी के टुकड़े में उन्हें कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी।
लेकिन अगर उस लकड़ी के टुकड़े को जला दिया जाए तो उससे जो ऊर्जा निकलेगी वो नापने में उनके आ जाएगी। यहाँ पर उनके यंत्र विफल हैं। इसलिए तमाम चीज़ों को आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो अपने खोखले और थोथले जो उसके रिसर्च हैं आधे अधूरे, उनके आधार पे वो अनर्गल प्रलाप करता रहता है। आज जो वो रिसर्च कर रहे हैं वो सब हमारे ही ऋषि मुनियों के ग्रंथों के आधार पर ही कर रहे हैं। तमाम जो यंत्र बन रहे हैं, सुई से लेके जहाज तक, फाइटर जेट, सब कुछ वो सब हमारे यहाँ बना करके, और उसका विज्ञान अलग से था, उसी की नकल कॉपी करके इन्होंने उसको आगे प्रस्तुत किया है। क्योंकि सिद्धांत एक अलग वस्तु है और शोध दूसरा विषय है। तो हमारे यहाँ सैद्धांतिक रूप से हर चीज़ हमारे ऋषि मुनियों ने प्रतिष्ठित कर दी थी कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है। एक विज्ञान डेवलप हुआ सिद्धांत के रूप में, नियम के रूप में, कि हम दो व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर होते हुए भी कितनी भी दूरी पर भी क्यों ना हो बात कर सकते हैं। एक सिद्धांत डेवलप कर दिया कि हो सकता है। उस सिद्धांत के आधार पर फिर वो तार वाले मोबाइल, वो फ़ोन बने वायर से कनेक्ट, फिर उसके बाद बिना वायर के पेजर आए, उसके बाद बिना वायर के फिर मोबाइल वो सेट आ गया शासन के पास जो बात करते थे वायरलेस सेट पे, फिर उसके बाद मोबाइल आ गया उसी आधार पे, बड़े मोबाइल आए, छोटे बनने लगे, घड़ी में आ गया, चश्मे में आ गया मोबाइल। तो वो अलग ये शोध हैं सारे। लेकिन जो सैद्धांतिक बात थी कि दो व्यक्ति निश्चित और अनावश्यक अनिश्चित दूरी पर रहते हुए भी एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। वो विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को दिया हुआ है। तो आज उस आधार पे वो तमाम काम कर रहे हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले, हजारों हजारों वर्ष पहले ये मानव जाति को दे करके उसके ग्रंथ बना दिए, छोड़ दिए। तो कहना हम यही चाह रहे हैं कि हमारे देश में जो स्वस्थ रहने का जो विज्ञान है वो हमारी योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, हमारी निश्चित जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारा सोच विचार, इसके आधार पे ही डेवलप होता है, वो कोई हो। आयुर्वेद ने उस पर नियम बताए कि ऐसा ऐसा करने से आप स्वस्थ रहते हैं। जब आप वैसा वैसा नहीं कर पाते तो फिर आप धीरे धीरे रोगी बनना शुरू हो जाते हैं और रोग बनता है। आयुर्वेद ने उसके भी उपाय बताए कि आप जब नहीं कर पाए हैं नियम पालन तो आप कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। उसके लिए उन्होंने हमारे जो अष्टांग योग बोला जाता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम से 8 आखिरी में समाधि तक, वो भी एक व्यवस्था दी। लेकिन जो सबसे बड़ी व्यवस्था दी आयुर्वेद में वो 8 प्रकार के जो 8 अंग बताए आयुर्वेद के, 8 प्रकार बताए चिकित्सा के, उनके आधार पे उन्होंने दिया। जो 8 योग उन्होंने बताए उस आधार पे जो चिकित्सा की पद्धति बताई, वो तो जो चिकित्सा है नहीं बोले वो हमारे आयुर्वेद में वर्णित है। और हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे आयुर्वेदाचार्य, अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक अस्पताल, तमाम आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर उसको मानव जाति की सेवा में लगा रखें। कहीं पर धन आदि खर्चा करके, कहीं कम धन खर्चा करके, कहीं निःशुल्क रूप से, जिसकी जैसी श्रद्धा है। आयुर्वेद को एक आय का साधन न मान करके हमारे ऋषि मुनियों ने समाज में सेवा का माध्यम माना। मनुष्य जाति का सेवा के 3 प्रकल्प इस भारतवर्ष में मशहूर रहे हैं।
सबसे पहला तो स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा। यानी स्वास्थ्य जो भी था वो इस देश में व्यवहार के आधार पर था, मानवता के आधार पर था। उसे निःशुल्क भी कह सकते हैं, कम से कम पैसा दे करके या समय समय पर पैसा नहीं है तब भी चिकित्सा हो जाए। तो स्वास्थ्य को सेवा के स्थान पर रखा गया, शिक्षा को भी निःशुल्क रखा गया, स्वास्थ्य को भी निःशुल्क रखा गया और न्याय व्यवस्था को भी निःशुल्क रखा गया। 3 व्यवस्थाएं निःशुल्क थीं इस देश में। ये तीनों निःशुल्क जो व्यवस्था थी, इसको करने वालों के सामने जब समस्या आई, वो ये आई कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ। और जो रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ तो जो उनकी अगली पीढ़ी थी उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया और करने से इनकार कर दिया। उनको लगा कि इस तरह तो भूखे मर जाएंगे और फिर ये चीज़ें नहीं चल पाई। संकोच किया कि पैसा ना लिया जाए, नहीं बदनामी होगी, क्योंकि सेवा का क्षेत्र है। और पैसा ना लेने के कारण उनकी रोजी रोटी नहीं बन पाई, उनके बच्चों का भविष्य बिगड़ने लगा। तो उन्होंने दूसरे रास्ते अपनाए और आयुर्वेद जैसी महान विद्या को बड़ा धक्का लगा, करारा धक्का लगा। और धीरे धीरे आयुर्वेद विद्या जो कर भी रही थी, तो हमारे देश में जब दूसरे आतताइयों का शासन हुआ तो उन्होंने अपनी औषधियाँ चलाने के लिए, अंग्रेजी औषधियाँ, आयुर्वेद को दबाने का जो सर्वश्रेष्ठ उपाय था। उन्होंने देखा गांव में तो आदमी जाते हैं, पैर की हड्डी टूट गई, गांव का आदमी जाता है 10-20 पत्ती उखाड़ लाता है, पीस के चिपका देता है, हड्डी जुड़ जाती है। करे ये तो हमारे अस्पताल ही बंद हो जाएंगे। बोले सांप काट लेता है, गांव का आदमी गया, पत्ती तोड़ के लाया, रस निकाला, पिलाया, बोले ठीक हो गया। तो गांव गांव में जो ये विद्या थी वो उनको खटक गई आयुर्वेद। तो उनका जो भी इस तरह से करेगा मिरेकल माना जाएगा, चमत्कार माना जाएगा, और जो ऐसा करता है तो वो अपराध है और उसको जेल भेज दिया जाएगा। कानून बना दिए। इसीलिए आप उन औषधियों में ये नहीं लिख सकते कि आप इससे स्वस्थ होंगे 100%। आपने जहाँ ये लिखा आप अपराधी हो गए, आप तुरंत अपराधी हो गए। जहाँ आपने लिखा कि इससे 100% आप स्वस्थ होंगे, आप ये लिख सकते हैं इससे लाभ होता है। बस औषधियों के रैपर पे आप यही लिख सकते हैं इससे लाभ होता है। अब संकट एक आया बड़ा धीरे धीरे कालांतर में कि जो इन्होंने जो इसका सबसे मूल जो जड़ थी आयुर्वेद की, जो वो 8 प्रकार से चिकित्सा की जाती है। सबसे पहले इनकी जो है वो काय चिकित्सा है। काय चिकित्सा जो है, जो प्रथम है, पहली है, वो आंतरिक रोगों के लिए, उससे मुक्ति के लिए उसके उपचार किया जाता है। दूसरा इनकी शल्य चिकित्सा है। शल्य चिकित्सा का मतलब सर्जरी, ऑपरेशन करके रोगों को नष्ट करने का, मुक्ति देने का ये प्रक्रिया है। तीसरा इनका एक जो आयुर्वेद का एक अंग है वो शालाक्य चिकित्सा बोली जाती है, जिसमें कान, नाक, गला, ENT डिपार्टमेंट आता है और आँखों का भी उपचार आता है। उन्होंने इसको उठाया। फिर एक उठाया उन्होंने कौमार भृत्य, चौथा जो इनका अंग था आयुर्वेद का, वो कौमार भृत्य है, जो बाल रोग और स्त्री रोग और संबंधी जो प्रसूति रोग हैं, महिलाओं को बच्चा जनने के पहले या बाद में जो रोग रहते हैं संतान से संबंधित, तो वो इसमें चौथे उसमें उन्होंने दिया। पांचवा उन्होंने कहा कि अगध तंत्र, यानी विष विज्ञान, यानी जहर से किसी की मृत्यु हो रही, जहर बढ़ रहा है शरीर में, तो कैसे नियंत्रित किया जाए, वो जहर किसी प्रकार का हो। तो उन्होंने उसे बड़ा विज्ञान दिया आयुर्वेद ने, उसका नाम अगध तंत्र रखा गया। सातवां एक विद्या इसी में जो एक अंग है आयुर्वेद का, उसे रसायन तंत्र के नाम से माना गया। उसमें वृद्ध ना होने पाए या वृद्ध हो गए तो कैसे बुढ़ापे से निजात पाई जाए,
जितना भी कायाकल्प वाला है, दीर्घायु बने रहने का विज्ञान है और रसायन तंत्र है। जैसे रसायन हम लोग कहते हैं ना कि त्रिफला रसायन ही है एक प्रकार का। आपका आयुर्वेद है, आयुर्वेद में सबसे बड़ी औषधि मानी जाती है, हर बच्चा जानता है, च्यवनप्राश। ये सब रसायन में ही आते हैं। इसे कोई भी खा सकता है, मतलब रसायन का मतलब है कोई भी खा सके, बीमार हो चाहे बीमार ना हो, उस रसायन से उसका जो है आयु जो क्षमता है वो ठीक रहती है, आयु अच्छी रहती है, बढ़ती है, बनी रहती है। दूसरा जो बुढ़ापे का जो प्रभाव है शरीर पर वो पूरा नहीं पड़ता। और जो सातवां इनका था वाजीकरण तंत्र में था, जिसमें स्त्री पुरुषों में जो प्रजनन क्षमता है, यौन शक्ति का जो विकास है उसको कैसे मेंटेन रखा जाए, वो वाजीकरण में उससे स्वास्थ्य जुड़े से मामले रखे गए। ये 7 प्रकार के जो अंग हैं आयुर्वेद में आज भी प्रचलित हैं और सफलतापूर्वक ये शरीर पर असर करते हैं, यदि औषधि का दोहन सही समय पर हुआ, इन ग्रह नक्षत्र देख करके औषधियों को आमंत्रित करके और उनका दोहन किया गया हो। खास ग्रह नक्षत्र में जिनमें ऋषि मुनि द्वारा बताया गया है कि उन ग्रह नक्षत्रों में, उन जड़ी बूटियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में व्यक्ति को स्वस्थ करने वाली जो तत्व हैं वो उपस्थित रहते हैं। तो उस समय उनका दोहन किया जाता है, उनको उखाड़ा जाता है विधिवत, एक दिन पहले आमंत्रित करके। फिर उसको कैसे सुखाया जाए, छाया में या धूप में, उस पर काम होता है। फिर उसको किन औषधियों के साथ मिला करके बनाया जाए ताकि उसके जो अवगुण हैं औषधि के वो नष्ट हो, उनके गुणों में वृद्धि हो। फिर वह औषधि कितनी कितनी मात्रा में मिलाई जाए, आपस में रेशियो क्या होगा अन्य औषधियों के साथ में, उसका विज्ञान। फिर उसका प्रोसेस क्या होगा, किस प्रकार से उनको मिलाया जाएगा, या कितनी भावनाएं उसमें दी जाएंगी, रसों की किस किस रस की भावना दी जाएगी, उसके अनुसार फिर औषधि बन के तैयार हुई। फिर औषधि किससे खाई जाएगी, शहद से खाई जाएगी कि दूध से खाई जाएगी कि गर्म पानी से खाई जाएगी कि सादे पानी से खाई जाएगी, सुबह खाई जाएगी कि शाम को खाई जाएगी, खाली पेट खाई जाएगी कि कुछ खा के खाएंगे। वैसे तो आयुर्वेद में खाली पेट ही खाने की व्यवस्था औषधियों का सबसे ज़्यादा है कि भोजन के बाद कौन सा, जैसे तमाम चीज़ें होती हैं जो भोजन के बाद भी आयुर्वेद में दी जाती हैं। तो कहने का आशय ये है कि ये सब कुछ, और फिर परहेज आता है कि ये औषधियाँ ले रहे हैं तो इसमें कौन से विरोधी तत्व हैं जिनको नहीं लेना है, भोजन में नहीं लेना है आपको, तो परहेज भी बताए गए। ऐसे तमाम चीज़ें मिला करके एक आयुर्वेद का पूरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये पूरी तरह स्वस्थ होने वाला कॉन्सेप्ट है, दबाने वाला रोग को नहीं है, रोग को बाहर निकाल देने वाला कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का ये पूरा कॉन्सेप्ट। उसके साथ योग, प्राणायाम, आसन, ये सब चीज़ों का, निद्रा का आपका, तो शरीर में एक रक्त की शुद्धि। लेकिन इस शरीर में, इस शरीर को चलाने वाला जो जीवन है, इस जीवन में जो 5 तत्व हैं, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, इसमें जो मन है वो संसार के कार्यों में सबसे ज़्यादा लगा रहता है। कहा भी गया मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन अगर मान लिया मन ने कि हम रोगी हैं, तो फिर डॉक्टर साहब की हैसियत नहीं है कि उसको ठीक कर ले। मन ने मान लिया कि हम नहीं बचेंगे, तो फिर उसको बचाने वाला संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। अभी हमसे एक शो के दौरान, टीवी शो के दौरान, एक डॉक्टर साहिबा मनोचिकित्सक थी, वो भिड़ी हुई थी। मैंने कहा अगर आदमी का विल पावर ही खत्म हो जाएगा, जीने की इच्छा मर जाएगी, आप कैसे उसको बचा सकते हैं? कोई औषधि नहीं है। तो दरबार उसी पे काम करता है, दरबार उसी पे काम करता है कि उसकी जो जीवनी शक्ति है, उसकी जीने की जो इच्छा है वो बढ़ी रहे। इसको बता दे भाई।
तो आयुर्वेद इस तरह से कंप्लीट है। जय जय राधा रमण हरि